नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। देखिए, जो हमारा कंप्रहेंसिव बैच चल रहा है उसके अंदर वी हैव स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट पॉलिटी। पॉलिटी में हम अभी तक के जो सिलेबस कवर कर चुके हैं उसके अंदर हमने देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिस के कारण आप देखोगे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज जो है वो बना है, उसके पीछे के कौन कौन से एक्ट्स रिस्पॉन्सिबल है, किस तरीके से प्रोसेस हुई थी, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, और उसके बाद में फिर अल्टीमेटली वी हैव गॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बाद में वी हैव सीन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ब्रॉड आइडिया देखा था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स जो उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो हमने ओवरऑल देखे थे। देन वी हैव स्टार्टेड विद द प्रियम्बल। ठीक है, पहले बन चुका है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना है वो देख लिया। फिर उसके बाद में ओवरऑल आइडिया देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या आइडिया है, क्या ब्रॉड फ्रेमवर्क है। उसके बाद में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोली तो सबसे पहले हमें जो देखने को मिला दैट इज़ प्रियम्बल। प्रियम्बल इज ऑल्सो कॉल्ड द मिरर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक आपको प्रतिबिंब दे रहा है। प्रतिबिंब मतलब एक आपको मिरर इमेज दे रही है कि क्या क्या आपको कौन कौन से ब्रॉड आइडिया, कौन कौन से कोर कॉन्सेप्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं और मैंने आपको बताया भी था कि आपको प्रियम्बल लिखना है। इन प्रियम्बल आपको याद करना है, आपको पूरा की पूरा प्रियम्बल याद होना चाहिए। अगर आपको पता हो तो ये बताइए कि कौन से जो प्रिंसिपल है वो आप देखोगे बाद में ऐड किए गए प्रियम्बल के अंदर। वो आप बताइए, 3 प्रिंसिपल्स है वो बाद में ऐड किए गए। और अगर आपको प्रियम्बल भी याद है पूरा तो आप प्रियम्बल भी लिख के एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये आप पूरा एक बार आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो याद करो, इसको कैसे ना कैसे कवर करो। ठीक है, देन वी हैव स्टार्टेड विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 3 हमने ये सब देखा था। 4 आपको पता होगा, इंडिया दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट आपको कौन देखने को मिलेगा? यूएसए। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया को एज अ नेशन आप इनडिस्ट्रक्टिबल है। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब इसको आप तोड़ नहीं सकते, बट इन इंडिया यू कैन, देयर आर डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मीन्स आप स्टेट को तोड़ सकते हो। अगर आप डिवाइड करना चाहो तो स्टेट को डिवाइड कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डिवाइड द इंडिया, यू कैन नॉट डिस्ट्रक्ट द इंडिया। तो ये आपको आर्टिकल 1 2 3 4 के अंदर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी आपसे पूछ चुका हूँ मैं, व्हाट इज़ बेरूबरी यूनियन केस, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देन इसके बाद में हम देख चुके थे सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 से लेके तो 11 तक के किस तरीके से सिटीजनशिप मिलती है, कौन कौन से पर्सन सिटीजन बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस, और व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अवे योर सिटीजनशिप। ये सब ऑलरेडी हमने देखा था। टर्मिनेशन हो गया, फिर उसके साथ में रिनाउंसिएशन हो गया, डेप्रीवेशन हो गया। ऑलरेडी दिस हैज़ बीन मेंशन इन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये तो आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो एक बार देखिए वापस से, आप पुरानी क्लासेस को विजिट करिए। 1 2 3 4 देयर आर 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ फंडामेंटल राइट्स। अब आपने देख लिया कि पूरा ओवरऑल आइडिया क्या था। ओवरऑल आइडिया था कि एक इंडिया है, इंडिया बोले तो एक टेरिटरी है, वो टेरिटरी पॉलिटिकल टेरिटरी है, आपको एक ज़मीन देखने को मिल रही है। वो ज़मीन पे कौन रह सकते हैं वो बताया गया है सिटीजनशिप के अंदर। अब वो जो ज़मीन पे जो लोग रह रहे हैं वो हो गए सिटीजन्स। अब वो जो सिटीजन हैं उसके पास में कुछ ना कुछ राइट्स हो गए। तो वो क्या क्या राइट्स है वो आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिए हुए हैं। ये अगर आप देखोगे तो पूरा एक सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, ये सीक्वेंस अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ समझ में आने लग जाएगी, आपको कोर एलिमेंट समझ में आने लग जाएगा, और किस तरीके से प्रोग्रेशन हुआ है वो भी समझ में आने लग जाएगा। सो दिस इज आवर 5th लेक्चर एंड वी आर स्टार्टिंग विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? किसी को पता है तो एक बार लिखिए कमेंट सेक्शन में। और आपको अगर कोई फंडामेंटल राइट याद है अभी तक के और कोई याद आ रहा है तो आप लिख के बताइए, है ना, अलॉन्ग विथ इट्स आर्टिकल नंबर। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विथ आवर क्लास।
अगर आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। और जब हम देखेंगे ऐसे पार्ट्स के अंदर, आप जब थर्ड पार्ट पे जाओगे तो थर्ड पार्ट में आपको किसके बारे में मेंशन देखने को मिलेगा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पार्ट 4 इसके बाद में आता है, उसके अंदर आपको डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में देखने को मिलेगा। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है कि पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है। पार्ट 3 कवर फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 कवर डीपीएसपीज, ये ऑलरेडी पूछ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये भले छोटी सी चीज़ हो, लेकिन यूपीएससी ने इसका क्वेश्चन पूछा है, और उस समय अगर हमने प्रिपरेशन नहीं करा है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है इसका आंसर डिराइव करना। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेके आपको ये 35 तक के देखने को मिलेगा, 12 से लेके 35 तक के। आर्टिकल 5 to 11 हमने क्या देखा, सिटीजनशिप। और हमने क्या देखा था, आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर आपको पता हो तो बताइए कि आर्टिकल 1 के अंदर क्या मेंशन किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अभी बता भी चुका हूँ मैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ आर्टिकल 12, है ना। अब देखो फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, तो फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। अगर बात करें तो राइट्स है ये, राइट्स मतलब कुछ ना कुछ आपके अधिकार है। अधिकार, आपको अधिकार से अगर समझना है तो आप समझिए कि आपको कुछ एक फ्रीडम मिली हुई है। और फ्रीडम ये कहाँ से मिली हुई है, फ्रीडम मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से। कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, जो ये लॉ पे ये लैंड पे जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी इसके सिटीजन हैं, और इसके साथ में जो टेरिटरी के ऊपर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पे रह रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ एक फ्रीडम बताई गई है, दी गई है और गारंटी की गई है। तो क्या इस वाई इट हैज़ बीन गारंटीड, ताकि जो स्टेट है, जो सुप्रीम इसको लीड कर रहा है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, कहीं ना कहीं वो उसका गलत उपयोग नहीं कर पाए और आर्बिट्ररी मन से अपना रूलिंग नहीं कर पाए। तो क्या ये फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द पीपल। एक बार देख लेते हैं टेक्स्ट में क्या लिखा है। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स, राइट, ऑब्वियस सी बात है, ये तो पता ही है आपको। गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी एंड जस्टिस। लिबर्टी, आपकी आज़ादी रहे, इसके लिए बिल्कुल आर्बिट्ररीनेस रहेगा तो आपकी आज़ादी नहीं रहेगी। स्टेट अगर आर्बिट्ररी मनमानापन करेगा तो आपके पास में आज़ादी नहीं रहेगी। इक्वलिटी मतलब 10 लोग हैं, ऐसा ना हो कि एक को अधिकार मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा है। इक्वलिटी एंश्योर करने के लिए ये सभी के बीच में समानता हो, इसके लिए आप देखोगे ये फ्रीडम दी गई है। डिग्निटी, आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपके जो एक डिग्निटी है वो मेंटेन रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्टिस रहे, जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक तरीके से सुशासन बना रहे, इसके लिए आपको ये फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड। अगर बात करें दे आर जस्टिसेबल, मीन दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। अगर जस्टिसेबल का मतलब ये हो रहा है कि अगर ये जो फ्रीडम मिली हुई है आपको, जो बेसिक फ्रीडम मिली हुई है, जो आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ये अगर आपके छीने जाते हैं, आपके लिए जाते हैं, तो यू कैन अप्रोच द कोर्ट। आप कोर्ट में जा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर अगर आप इसके अगेंस्ट कुछ काम कर रहा है, मनमानापन कर रहा है, आर्बिट्ररीनेस कर रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर ओन विम्स एंड फैंसीज काम कर रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं और वहाँ पे ये कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल है। आप उसको एनफोर्स करा सकते हैं कि मेरे ये जो राइट है ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर कहीं ना कहीं उनके लिमिट करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसे कोई लॉ बनाए हैं ये या फिर कोई एक्शन लिया है तो उसको नल एंड वॉइड करा जाएगा। नल एंड वॉइड, वॉइड मतलब हो जाता है खाली, नल मतलब उसको जीरो पे बना दिया। तो कोई अगर एक्ट लेके आया तो उसको क्या बोलेगा, जुडिशरी बोलेगी कि इट इज़ नल, वो ख़त्म हो चुका है और वो जीरो है। कि वाई, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स दैट हैज़ बीन गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। एग्जीक्यूटिव उससे बड़ा नहीं है, लेजिस्लेचर उससे बड़ा नहीं है। राइट्स आर द हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दे ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इनटू इंडिविजुअल फ्रीडम। आपको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो यहाँ पे है मिली हुई है उसको ये ट्रांसफॉर्म कर देता है इंडिविजुअल फ्रीडम के अंदर। ऑब्वियस सी बात है। अब आपको हमने
ऑलरेडी देखा था हमने कि कौन कौन से कंट्री से हमने बहुत सारी चीज़ें डिराइव करी है, तो उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स वॉज अमंग द इम्पॉर्टेंट वन, वो हमने देखा था, दैट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और कहाँ से इंस्पायर हुआ है ये, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अमेरिकन बिल ऑफ राइट। ये आप देखो कि 1791 में जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुई थी तो 1791 में अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स लेके आए थे कि एक राइट्स की बिल थे कि ये राइट्स कहीं ना कहीं लोगों को, पीपल को प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो सब मेंशन थे, उसी से कहीं ना कहीं हम इंस्पायर हुए हैं एंड इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स। एंश्योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एंश्योर कर रहा है। एनफोर्सेबल बाय कोर्ट आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 मीन्स कहीं ना कहीं आर्टिकल 32 के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोर्ट इसको एनफोर्स करा सकता है एंड इट हैज़ बीन अवेलेबल टू सिटीजन एंड ऑल पर्सन, सभी पर्सन को तो मिले ही है, इसके साथ में सिटीजन को कोई स्पेशल राइट्स मिले हैं और नॉन सिटीजन्स को भी बहुत सारे राइट्स मिले हैं। कोई कोई नॉन सिटीजन्स को राइट नहीं मिले हैं, वाई, बिकॉज सिटीजन जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके कुछ ना कुछ एक स्पेशल प्रेफरेंस दिया गया है। वो स्पेशल प्रेफरेंस आपको कोई कोई एक्ट्स के अंदर, कोई कोई फंडामेंटल राइट्स के अंदर देखने को मिलेगा, वो सब हम अभी अच्छे से देखेंगे। अब देख लेते हैं प्रिलिमिनरी आर्टिकल्स। आर्टिकल अगर आप देखोगे तो 14 से स्टार्ट हो जाता है मेनली फंडामेंटल राइट्स, लेकिन अभी हमने क्या देखा, ये आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है 35 तक के चलता है, लेकिन मेन अगर आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो मेंशन किया गया है, इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम द आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक के। तो अब ये जो 12, 13 है और 34, 35, 33 है, उसके अंदर आप देखोगे उसके अंदर कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट्स के बेसिक प्रीमाइसेस सेट किया गया है, उसके बारे में थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है और 14 से लेके 32 तक के राइट्स बताए गए हैं। अब राइट्स कहाँ पे हो गए, कैसे हो गए, क्या कहाँ पे हो सकते, कहाँ पे नहीं हो सकते, वो 12, 13 में थोड़ा सा उन्होंने प्रीमाइस सेट किया है, ठीक है। जो बेस बनाना आप बोलते हैं फाउंडेशन, या फिर फाउंडेशन का भी सब स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे आपको सब स्ट्रक्चर आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 में देखने को मिल जाते हैं। आर्टिकल 12 टॉक्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, हम बोल रहे हैं स्टेट हम बार बार स्टेट करते रहते हैं, ये स्टेट वाला स्टेट नहीं है जैसे आपके अलग अलग स्टेट्स हो जाते हैं, मध्य प्रदेश हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, आसाम, तो ये वैसा स्टेट नहीं है। तो वही वो बता रहा है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो वहाँ पे स्टेट वर्ड बहुत बार आता है कि फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट, तो ये स्टेट क्या हो जाता है, वो स्टेट यहाँ पे बताया गया है। इट हैज़ बीन डिफाइंड स्टेट फॉर पार्ट 3 टू इंक्लूड, पार्ट 3 जो अभी हमने देखा फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन अंडर पार्ट 3, तो पार्ट 3 के अंदर जो स्टेट है वो इस तरीके से है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट के अंदर क्या आ जाएगी, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव है जो अभी रूल कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर भी इसका पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। आपको इस पता होना चाहिए गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, अगर नहीं पता है तो धीरे धीरे आपको, आप पूरे लेक्चर्स देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर सब चीज़ें आपके सामने होते जाएगी। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, इसके अलावा लोकल अथॉरिटी, ये हो गया सेंट्रल लेवल पे या फिर यूनियन लेवल पे, ये हो गया स्टेट लेवल पे, ये हो गया आपके लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या विलेज लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपके जो सरपंच है और जो आपका सचिव आ रहे हैं वो भी गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट। इसके अलावा अदर अथॉरिटीज़ लाइक PSUs, स्टेटूटरी बॉडीज़ लाइक UPSC, CAG, कैग हो गया, और भी अलग अलग जो बॉडीज़ है, फॉर एग्जांपल SEBI हो गया, RBI हो गया, दे हैव बीन फॉर्म अंडर द स्टैट्यूट, कोई ना कोई एक्ट के अंदर बनाए गए हैं। तो वो एक्ट कौन लाया है, वो लाया है तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट किसका पार्ट है, गवर्नमेंट स्टेट का पार्ट है, तो उसके थ्रू जो ये सब बॉडीज़ बनी है दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट। तो PSUs हो गया, फॉर एग्जांपल OICL, IOCL हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, NTPC हो गया, दीज आर ऑल PSUs। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ UPSC, कैग हो गया, SEBI, RBI, PFRDA, IRDAI, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑटोनोमस बॉडीज़ आपको बहुत सारी देखने को मिल जाती है, ICRA हो गया, ICMR हो गया, फिर इसके साथ में NCPOR हो गया, नेशनल ओशन एंड पोलर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जो आ जाती है। तो दीज आर ऑल सम बॉडीज़ एंड इंस्टीट्यूशन, दे आर अंडर द डोमेन ऑफ स्टेट।
एक्सपांड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी। इससे क्या हो रहा है, ये बता देता है स्टेट के बारे में बता रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स का स्कोप ये बता दे रहा है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट आपको ये यूज़ कर सकते हो। PSUs इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ अंडर स्टेट कंट्रोल, अभी जो बताया मैंने कि IOCL ये सब जो है, IOCL हो गया, कोल इंडिया हो गया, NTPC हो गया, दे आर ऑल PSUs, और ये किसके अंडर में आ रहे हैं, गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे हैं। तो दे आर अंडर स्टेट कंट्रोल, इट मीन्स दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट। ये अजय हासिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डिराइव किया है, प्रोनाउंसमेंट दिया है, ये ऑर्डर दिया है कि ये सब भी भाई स्टेट के अंदर ही आ रहे हैं। तो अगर PSU कोई गड़बड़ कर रहा है, आपके राइट्स का हनन कर रहा है, आपके राइट्स का ब्रीच कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, दैट दे आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद में अगला आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। अब ऐसे लॉज जो इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है भाई, फंडामेंटल राइट्स आपने बता दिया, लेकिन कोई कोई लॉज आप देखोगे या फिर कोई कानून उसके अगेंस्ट में बन गए या फिर पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है। 1949 तक के बन गया था, 50 में 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, लेकिन उसके पहले से भी बहुत सारे लॉज चलते आ रहे हैं, IPC, CRPC, ये सब तो पहले से चलते आ रहे हैं। तो क्या ये लॉज जो पहले से चलते आ रहे हैं वो फंडामेंटल राइट्स के साथ में उनका क्या मिसमैच होगा, क्या किस तरीके से उनकी पोजीशन रहेगी, वो आपको यहाँ पे आर्टिकल 13 के अंदर देखने को मिल जाता है। इट डिक्लेयर्स दैट लॉज वॉयलेटिंग फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। जो भी लॉज, जो भी नियम कानून कायदे जो भी बन रहे हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे वॉइड। वॉइड मीन्स खोखले, खाली, ख़त्म, ठीक है, टाटा बाय बाय उसका हो जाएगा। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वॉइड एंड नल एंड वॉइड, तो वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल 13 बता देता है। आर्टिकल 13 का एक और आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, एस्टेब्लिशमेंट जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। इट एस्टेब्लिशेस जुडिशियल रिव्यू। एस्टेब्लिशेस जुडिशियल रिव्यू मतलब ऐसा आपको जुडिशियल रिव्यू वर्ड नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इट हैज़ बीन डिराइव अंडर द आर्टिकल 13 कि फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई वायलेट कर रहा है तो आप उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू ले सकते हो। जुडिशियल रिव्यू मतलब आप जुडिशरी के पास जा सकते हो और उसको बोलते हो कि चलो रिव्यू करो, जैसा थर्ड एम्पायर, ठीक है, कि भाई ये निर्णय जो लिया गया है, इन्होंने जो एक्ट कुछ बनाया है तो वो गलत बनाया है, गड़बड़ किया है, वो गड़बड़ किया है, तो आप क्या ले रहे हो, थर्ड एम्पायर के पास जाके एक बार बोल रहे हो कि चलो एक बार रिव्यू देख लो। तो वो थर्ड एम्पायर जुडिशरी पूरा की पूरा चिट्ठा उसका सब खोल के फिर चेक करता है कि भाई ये सही है कि नहीं है। तो क्या हो गया, इट एस्टेब्लिशेस जुडिशियल रिव्यू एज वेल। इसके अंदर देखो, इट हैज़ बीन अप्लाइंग टू प्री कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। जो पहले आए वो भी वैलिड हो रहे हैं, उसी पे भी अप्लाई हो रहा है, और जो बाद में बनाए हैं 1950 के पहले वाले भी, बाद वाले भी। इसके अंदर आप देखोगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आपको देखने को मिलता है। UPSC ने ऐसा जनरली तो पूछा नहीं है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड एक्लिप्स, लेकिन शायद एक बार इसका मेंशन हुआ था। थोड़ा बहुत आपको इसका बारे में आइडिया होना चाहिए, बहुत ईजी है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेवरेबिलिटी एंड एक्लिप्स, एक्लिप्स आपको पता है जब, है ना, अर्थ और सन के बीच में क्या है, मून आ जाता है, तो सोलर एक्लिप्स आप देखने को मिल जाती है आपको। सोलर एक्लिप्स कहीं ना कहीं मतलब छाव आ जाती है, एक्लिप्स मतलब छाव आ जाना, ढक देना, तो वो एक्लिप्स हो गया। सेवरेबिलिटी का मीनिंग क्या है, एक बार हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इफ़ पार्ट ऑफ अ लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स देन पार्ट इज इनवैलिड बट द रेस्ट ऑफ द लॉ रिमेन्स वैलिड। आपने बहुत बड़ा एक लॉ बना दिया, कोई कानून बना दिया, लेट से आपने कानून बना दिया RBI एक्ट। RBI एक्ट जैसे 1934 के अंदर बना था, तो वैसे ही मान लो RBI एक्ट के अंदर आपने कुछ अमेंडमेंट कर दिया या फिर नया कुछ RBI एक्ट बना दिया। जैसे 2013 में बना था कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनीज एक्ट में उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी, 100, 200, 500 पेज का उन्होंने डॉक्यूमेंट बना दिया, अलग अलग मेंशन चीज़ें करी। उसके अंदर आप देखोगे थोड़ा सा एक पार्ट समझ लो, एक समझ लो, एक पार्ट उनका सेक्शन 5 लेट से वो बातें कर रहा है कि फोर्स लेबर करना चाहिए, ये नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन फोर्स लेबर आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर उसके बारे में फोर्स लेबर को मना किया गया है। तो जो सेक्शन 5 है जो फोर्स लेबर की बात कर रहा है, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट दिया हुआ है आर्टिकल 23 उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो ये वाला जो सेक्शन है ये हो जाएगा वॉइड, इसको क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा, बाकी के पूरे सेक्शन जो है वो वैलिड रहेंगे।
तो ये अपन ने एग्जाम्पल दे के देखा, एग्जाम्पल का यूज़ करके हमने देखा, इफ़ अ पार्ट ऑफ अ लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट देन पार्ट इज़ इनवैलिड बट द रेस्ट ऑफ द लॉ इज़ वैलिड। इट इज़ नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसके अलावा दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसके अंदर क्या हो रहा है, अ प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स इज नॉट वॉइड बट इट्स ऑपरेशन इज एक्लिप्स अंटिल द फंडामेंटल राइट्स इज अमेंडेड और रिम्यूव्ड। इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया और वो इनकंसिस्टेंट है विथ फंडामेंटल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, लेट्स से आरबीआई वाला ही लॉ हो गया और वो इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट्स। तो अगर फंडामेंटल राइट्स जो अभी बने 1950 में, अगर उसके हिसाब से वो इनकंसिस्टेंट है तो वो वॉइड तो नहीं होगा, पूरा खोखला नहीं कर सकते उसको, लेकिन उसका जो ऑपरेशन है वो एक्लिप्स हो जाएगा, वो ढक जाएगा। ठीक है, मतलब वो आदमी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आदमी को आपने रूम के अंदर बंद कर दिया है तो जो उसके एक्शन है, जो कुछ हो सकता है, वो कुछ भी नहीं ले पाएगा। मतलब जेल में बंद कर दिया, उसको रूम में लॉक कर दिया, इस तरीके से ताला लगा दिया, तो वॉइड तो नहीं है वो। ठीक है, लेकिन ऑपरेशन उसका हो चुका है, ढक गया है, एक्लिप्स हो चुका है। अनटिल द फंडामेंटल राइट इज़ अमेंडेड और रिमूव्ड। ठीक है, जब तक आप ये इसके बारे में अमेंडमेंट नहीं करते कि भाई ये जो लॉ है या फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो जहाँ पे गड़बड़ क्रिएट हो रही है उसको आप अमेंड कर देते हैं, तब तक वो एक्लिप्स रहेगा, तब तक वो गायब रहेगा। ठीक है, ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड एक्लिप्स। किसके अंदर बात हो रही है, आर्टिकल 13 के अंदर बात हो रही है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड एंड नल। इसके बाद में आप देखते हैं, अब आता है आर्टिकल 14 से लेके आपको बताया था मैंने 32 तक के क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कैटेगरी आर्टिकल एंड एप्लीकेबल टू। ठीक है, एप्लीकेबल टू हमने देखा था, सिटीजन भी हो रहा है, नॉन सिटीजन भी हो रहा है। सिटीजनशिप के बारे में ऑलरेडी कवर है। अब नॉन सिटीजन भी बहुत सारे ऐसे आते हैं, ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर जो इंडिया के सिटीजन नहीं है लेकिन बाहर से आके रह रहे हैं, कुछ समय से रह रहे हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, कुछ भी, वैसे बहुत सारे कारणों से आपको नॉन सिटीजन भी इंडिया में मिलते हैं। तो व्हाट आर द क्लासिफिकेशन, एक बार देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के। फंडामेंटल राइट्स के क्लासिफिकेशन में आपको देखने को मिल रहा है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, अभी आपको याद नहीं करना है, याद होगा भी नहीं है, धीरे 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 यूपीएससी इसके ऊपर पूछ चुका है, तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, धीरे 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 आपको ये याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ो, बहुत अच्छे से आपको एक एक डायमेंशन इसका याद हो जाएगा। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के आपको देखने को मिलता है, ये ब्रॉड कैटेगरी है। ब्रॉड कैटेगरी के अंदर इक्वलिटी के बारे में आप देखोगे बात हो रही है 14 से लेके 18 तक के। उसके बाद में आ जाती है फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम, आर्टिकल 19, 20, 21, 22, ये फ्रीडम की बातें आती है। आर्टिकल 23, 24 में एक्सप्लॉयटेशन की बात होती है। फोर्स लेबर 23 में अभी थोड़ी देर पहले हमने जो देखा था। 24 में आपको चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, ये एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन की बातें करता है। इसके बाद में रिलीजन फ्रीडम आपको देखने को मिलेगा 25 से लेकर 28 तक के। इसके बाद में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज़ आपको 29 एंड 30 में देखने को मिल जा रहा है। फिर लास्ट में आपको 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आपको देखने को मिल रही है कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स है उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है या फिर उसका फॉलो नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से आप रेमेडी यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप उसका सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, ये आप देखोगे राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इक्वलिटी आपको सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों के लिए एप्लीकेबल देखने को मिल जाएगा। अब ये जो फ्रीडम आपको यहाँ पे मिली है, फ्रीडम सिर्फ सिटीजन की है। ठीक है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसे आता है आर्टिकल 19 में, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, भाई बाहर वाला आके कुछ भी बोल तो नहीं सकता है, कहीं पे भी घूम नहीं सकता है, एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकता है, तो वो मेनली आप देखोगे इंडिया के जो सिटीजन हैं उनको ये स्पेशल आपको राइट्स देखने को मिले हैं। इसके बाद में आपको देखोगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 में जो मिल रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू ऑल, इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू ऑल पर्सन। भाई हर एक व्यक्ति को है कि एक्सप्लॉयटेशन तो आपका नहीं हो, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे आके बॉन्डेड लेबर बन जाओ, फोर्स लेबर आपसे कराने लगे। ठीक है, तो ये आप सभी पर्सन को यहाँ पे मिला हुआ है। इसके बाद में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपको सिटीजनशिप
के अंदर जो सिटीजन्स है उनको भी मिला है, नॉन सिटीजन्स को भी आपको मिला है। फॉरेन से भी कोई आ रहा है तो वो अपना यहाँ पे रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है। इसके बाद में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आप देखोगे ये ओनली सिटीजन को मिला है, स्पेशली माइनॉरिटीज़ को। फिर इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ तो सभी को मिला है कि अगर आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप जा सकते हो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पास में टू एंश्योर दैट योर राइट्स आर रिमेन देयर। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से लेके आपको 18 तक के देखने को मिल जाएगा। 14 से लेके 18 तक के राइट टू इक्वालिटी। इसके अंदर बात करें, लेट अस स्टार्ट विद द आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। आपको मेंशन देखने के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा इन द आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, अब वो धीरे धीरे फंडामेंटल राइट्स बता रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले क्या आ गया कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने तो सभी बराबर हैं। इसके अंदर आप देखोगे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट एंड अमेरिकन कॉन्सेप्ट। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दीज आर टू कॉन्सेप्ट जो आपको आर्टिकल 14 के अंदर देखने को मिल जाता है। और इट डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वालिटी। इसका ये मतलब नहीं है कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी है, सब इक्वल ही है, कि एवरीवन इज इक्वल। ठीक है, वो स्टेट जो है कहीं ना कहीं अपने हिसाब से बता सकती है कि अगर किसी को रिजर्वेशन मिला है या फिर किसी को स्पेशल कोई ट्रीटमेंट देना है तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है। इक्वालिटी ऐसा नहीं है कि आप पीएम और प्रेसिडेंट के जैसा आप भी जाओ कि मेरे का भी आई हैव ऑल्सो हैव अथॉरिटी टू गो टू पार्लियामेंट एंड ऑल दोज थिंग। ठीक है, इक्वालिटी आप बोल सकते हो, इक्वालिटी है, समान अधिकार है, बट ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं है कि पूरा के पूरा डिक्टो हर एक व्यक्ति के समान अधिकार रहेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव इक्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशंस। अगर हम देखें दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, दैट इज दो कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं फिर दो पिलर, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ ये आपको देखने को मिलेगा यूके या फिर आप कह सकते हो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। और अगर इसकी बात करें, अगर आप देखना चाहो इक्वलिटी बिफोर लॉ, अगर इसका मीनिंग देखें हम तो इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के सामने सभी बराबर है, नो वन इज अबो द लॉ। आपको क्या देखने को मिल रहा है, नो वन इज अबो द लॉ। इसके बाद में आपको यहाँ से एक और सेकंड जो डायमेंशन देखने को मिल जाता है, सेम लॉज या फिर सेम लॉ अप्लाइज टू एवरीवन। सेम लॉ अप्लाइज टू एवरीवन, सभी को सेम लॉ अप्लाई होगा, सभी के सामने सभी के लिए सेम लॉ ही रहेगा। क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसके बाद में जो आर्बिट्ररी पावर है कहीं ना कहीं उसका एब्सेंस रहेगा। जो आर्बिट्ररी पावर है, आर्बिट्ररी उसका एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। ठीक है, हालांकि इसके कोई एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे कि नो वन इज अबव द लॉ, लेकिन सेम लॉज अप्लाई टू एवरीवन ऐसा हमेशा नहीं है। देयर आर सम एक्सेप्शन, दैट इज फॉर एग्जांपल जैसे हो गया प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, दे एन्जॉय लिमिटेड इम्यूनिटीज़, उनको कुछ ना कुछ एक इम्यूनिटी मिली है। इम्यूनिटी मतलब प्रोटेक्शन मिला है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 361, कि कुछ ना कुछ उनके पास में स्पेशल आपको इम्यूनिटी प्रिविलेज देखने को मिल जाएंगे। तो ये ठीक है, अब वो प्रिविलेज आप बोलोगे यार ये तो सब इक्वल होना चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। सेम लॉज अप्लाई टू एवरीवन, नो वन इज अबव द लॉ एक्सेप्ट फ्यू केसेस दैट हैज़ बीन लाइक 361, प्रेसिडेंट हो गया या फिर गवर्नर आपको देखने को मिल जा रहे हैं, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर बोर। इसके बाद में नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अमेरिकन कॉन्सेप्ट जो हमने अमेरिका से लिया है। इसके अंदर जो इक्वल प्रोटेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बना हुआ है तो उससे इक्वल प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो वो इक्वल प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, किस तरीके से, उसके अंदर आप देखोगे जो पॉइंट्स आने चाहिए वो आएंगे कि इक्वल जो है मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, लॉ आपके सामने है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब यहाँ पे क्या है कि इक्वल प्रोटेक्शन, सबको लॉ के थ्रू इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन जब आप ये देख रहे हो लॉ आ रहा है
तो भाई कोई तो अमीर है, कोई गरीब है, कोई पुअर बैकग्राउंड से आया है, कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है, कोई एमपी से आ रहा है, ठीक है, कोई लेडीज़ है, कोई थर्ड जेंडर हो गया, कोई छोटा बच्चा हो गया, कोई ओल्ड एज हो गया, तो सभी भाई इक्वल प्रोटेक्शन। अब बहुत बार वीमेन को प्रायोरिटी मिलती है, बहुत बार बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है, बहुत बार कोई स्पेशल जेंडर को प्रायोरिटी मिल जाती है, तो वहाँ तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। जो इक्वल है उनका इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे आप सब 10 लोग हो क्लास में, सब लेट से लड़के हो, अब सब, तो आप सभी क्लास फिफ्थ के हो, क्लास फिफ्थ के हो, सब बच्चे बराबर के हैं, तो फिर आपको इक्वली ट्रीटमेंट उस तरीके से यहाँ पे मिला जाएगा। और अनइक्वल है तो अनइक्वल मे बी ट्रीटेड, यहाँ पे मस्ट नहीं है, मे आ रहा है यहाँ पे, है ना। अनइक्वल्स मे बी ट्रीटेड अनइक्वली या फिर डिफरेंटली, ठीक है। अगर कोई अनइक्वल आ रहा है, फॉर एग्जांपल क्लास 6 का बच्चा है, कोई क्लास 11 का है, कोई कॉलेज का बच्चा आ गया, या कोई क्लास फर्स्ट का बच्चा आ गया, तो यहाँ पे तो 6 के साथ में इक्वल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। और अगर आपका मन पड़े तो अनइक्वल, ये जो 6, 11 और फर्स्ट के बीच में डिफरेंस है, तो आप चाहो तो उनको डिफरेंटली ट्रीट कर सकते हो। पहले वाले बच्चे को आप 11th वाले से कंपेयर नहीं कर सकते बहुत सारे केसेस में, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हो, यू कैन ट्रीट देम अनइक्वली या फिर डिफरेंटली। लेकिन आप अगर आप उनके साथ में कोई ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हो अलग तरीके का, तो उसका जो रीज़न होना चाहिए कहीं ना कहीं उसका पीछे शुड बी रीजनेबल, है ना। उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विम्सिकल नहीं होना चाहिए। विम्सिकल मतलब आपके मन अनुसार कि चल यार ये मेरे हिसाब, मेरे रिलेटिव है या फिर कुछ है, तो यू आर टेकिंग दैट डिसीजन। सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, देयर मस्ट बी सम रीजन होना चाहिए, रीजनेबल थिंग होना चाहिए। तो क्या हो गया, इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली और अनइक्वल्स में बी ट्रीटेड डिफरेंटली। और इसके साथ में द डिफरेंस मस्ट बी रीजनेबल एंड नॉट विम्सिकल। तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ कहीं ना कहीं यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। इक्वलिटी, कानून के सामने सब बराबर है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन। इसके अलावा अगर बात करें तो आर्टिकल 14 देखो, बहुत सारे जहाँ पे भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स की बात होती है तो वहाँ पे आर्टिकल 14 का इन्वोक तो होता ही है। आर्टिकल 14 जो है बताता है कि किस आर्बिट्ररी लॉज कोई बना है, आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन हो रहा है, लॉ बना है मतलब पार्लियामेंट का, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट का, या फिर कोई स्टेट पॉलिसी हो गई, कोई पॉलिसी बना दी गई, वो आर्बिट्ररी है, तो वो कहीं ना कहीं प्रोहिबिट हो जाएगी, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी अंडर आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 प्रोहिबिट कर देता है ऐसे जो भी कानून बन रहा है उसको पहले ही रोक देता है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए इक्वलिटी मतलब सेमनेस नहीं हो रहा है, इक्वलिटी मतलब हो रहा है कि फेयरनेस है और नॉन आर्बिट्ररीनेस है। इक्वलिटी मीन्स ये आप चाहो तो एक लिख सकते हो, इक्वलिटी इज नॉट इक्वल टू सेमनेस, इट इज इक्वल टू, इक्वलिटी इक्वल टू फेयरनेस है। इक्वल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल मे बी ट्रीटेड डिफरेंटली प्लस नॉन आर्बिट्ररी नेस, ये हो गया इक्वलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ही आपको टर्मिनोलॉजीज एंड ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करें आर्टिकल 14 किसके लिए वैलिड है, अभी हमने ऊपर देखा है, तो यहाँ पे सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों के लिए वैलिड होते हुए मिल रहा है। सिटीजन है, फॉरेनर है, इसके साथ में आर्टिकल 14 कहीं ना कहीं कंपनीज, कोई लीगल पर्सन है, दे कैन ऑल्सो इन्वोक द आर्टिकल 14। ठीक है, कंपनीज हो गया, ठीक है, पर्सन सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन तो है ही, या फिर फॉरेनर, सिटीजन प्लस फॉरेनर तो है ही, प्लस कंपनीज या फिर कोई लीगल पर्सन है वो भी इसका यूज़ कर सकता है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आर्टिकल 14 इज़ वन ऑफ द कोर एलिमेंट एंड इट इज़ अ सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसके अंदर आर्टिकल 14 या फिर जहाँ पे भी फंडामेंटल राइट की बात होती है वहाँ पे आर्टिकल 14 कहीं ना कहीं यूज़ होता है। हालांकि देखो इक्वल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, तो अनइक्वल मे बी ट्रीटेड डिफरेंटली, इसी का यूज़ करके आप देखोगे स्पेशल लॉज आप देखोगे जो वीमेन के लिए बनाए गए हैं, चिल्ड्रन के लिए बनाए गए हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट,
SC ST एक्ट, OBC के लिए कुछ रिजर्वेशन हो गए। इसके साथ में जो रिजर्वेशन आपको देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं वो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, आर्टिकल 14 से डिराइव हो रहा है। स्पेशल आर्टिकल 15 के अंदर भी मेंशन है, लेकिन आर्टिकल 14 से वो सब चीज़ें आ रही है। इसके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब प्रोटेक्शन, जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जा रहा है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हो लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट, इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। मतलब वही बात हो गई रिजर्वेशन वाली, कहीं पे आपने कुछ उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया, तो ये सब क्या हो रहा है, अनइक्वल डिजर्व, अनइक्वल ट्रीटमेंट, अनइक्वल को अपन डिफरेंटली कहीं ना कहीं कर सकते हैं। इसके साथ में आप देखोगे आर्टिकल 15-16 भी अटैच है, वो अभी हम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से हो रहा है, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ में यूज़ हुआ है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो जो थर्ड जेंडर वाला था कि थर्ड जेंडर, तो वहाँ पे भी आप देखोगे अनइक्वल का कहीं ना कहीं वहाँ पे रोल आया था। इसके साथ में अगर आप और भी जगह देखोगे तो आधार वाले केस में भी हुआ था, बहुत जगहों पे इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन होता है, OBE वो था ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला, तो वहाँ पे भी अनइक्वल ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है, थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो आर्टिकल 14 का वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 के अंदर आप देखोगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अभी आपने बता दिया कि इक्वलिटी, सब बराबर है इक्वल लॉ के सामने, और लॉ सभी को प्रोटेक्ट करेगा इक्वली। अगर कोई अनइक्वली है तो उसको अनइक्वली प्रोटेक्ट कर सकता है ना। तो इसके बाद में आर्टिकल 14 के बाद में आप जिस देखोगे कि जो नया बनाए, इसके बाद में अगर आप रोड पे चलोगे तो आपने पहला देख लिया इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसके बाद में आपको जो सेकंड पार्ट मिलेगा आगे वाले रास्ते पे जो मिलेगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। तो यहाँ पे बोला है कि कानून के सामने तो सब बराबर हो चुके हैं, अब ये है कि डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं होगा इनके बीच में। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसको अगर आपको याद करना है तो RC-RS-PB, ठीक है, RC-RS, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, अब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा मतलब कहीं ना कहीं इक्वलिटी लाने की कोशिश हो रही है कि सब बराबर है, लेकिन अनइक्वल्स में भी ट्रीटेड अनइक्वली। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अलाउ किया है, आर्टिकल 15 के अंदर अलाउ हो जाता है रिजर्वेशन फॉर वीमेन। अभी हम देखते हैं 5%, 10%, 50% तक की जो बातें हो रही है, 33%, 25%, तो ये रिजर्वेशन आपको वीमेन के लिए देखने को मिल जा रहा है। इसके साथ में आप देखोगे बहुत सारे जो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में वीमेन के लिए, गर्ल्स के लिए फ़ीस नहीं रहती है, तो वो आप देखोगे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 वहाँ पे कहीं ना कहीं वो उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसके साथ में यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को तो मना किया है, लेकिन कहीं कहीं पे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे SC ST OBC रिजर्वेशन यहाँ अलाउ किया गया है। रिजर्वेशन फॉर सोशली बैकवर्ड क्लासेस 15 क्लॉज 4 के अंदर अलाउ किया है, और स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू बैकवर्ड क्लास, कोई बैकवर्ड क्लास यहाँ पे 15 क्लॉज 4 वाला आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो स्पेशल प्रोविजंस है इन सब की बातें हो रही है, क्योंकि अब भाई स्पेशल प्रोविजंस आप दे रहे हो मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो ये वाला डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है। इसे ही क्या बोला गया है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोला गया है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही पावरफुल वर्ड है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप चाहो तो ऐड कर लो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। नाउ लेट अस लुक एट द आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या बात कर रहा है, इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है, इक्वलिटी मिलनी चाहिए आपको। ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयमेंट आ रहा है उसके अंदर आपको क्या मिलना चाहिए, इक्वलिटी। ओके, ठीक है, एक बार एक काम करते हैं, आर्टिकल 15 के अंदर कौन से पर्सन्स को आर्टिकल 15 के अंदर ये सब प्रोविजंस वैलिड है, एक बार वो देख लेते हैं। आर्टिकल 15 अगर हम बात करें तो देखो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हर एक को तो आप दिए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए वैलिड आपको देखने को मिल जाएंगे, एक बार हम देख,
आर्टिकल जो 15 आपको देखने को मिलेगा ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है ना, ये सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आ जाए तो उनको भी ये ट्रीटमेंट मिलेगा। ये जो प्रोहिबिशन वाली बात हो रही है ये सिटीजन्स के लिए, ठीक है, अप्लाइज ओनली टू सिटीजन, आर्टिकल 15। इसके पहले हमने 14 देखा था, सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन, फॉरेनर्स, कंपनीज, लीगल पर्सन्स। इसके साथ में यहाँ पे आपको नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट देखने को तो मिल ही रहा है। ये कौन कौन सी चीज़ों को कवर कर रहा है, तो आप देखोगे एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, कोई पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस करना है वहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना, कोई पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस कर रहे हो आप। इसके बाद में वेल, यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, रोड्स, ठीक है, आपको कोई रोड यूज़ करना है, कोई कुआं यूज़ करना है, कोई टैंक यूज़ करना है, तो उसके लिए भी आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। इसके साथ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे स्टेट ने फंडिंग करी है या फिर स्टेट ने उसे ऐड किया है, ऐड मतलब स्टेट सपोर्ट कर रहा है, तो जहाँ पे गवर्नमेंट उसको पैसे दे रही है तो वहाँ पे भी आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, पब्लिक प्लेसेस, वेल, टैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 के अंदर आप देखोगे रिजर्वेशन फॉर वीमेन की बातें कही गई है। भाई मैटरनिटी बेनिफिट, कोई रिजर्वेशन, लेबर लॉज, थोड़े बहुत जो इनको सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है इसका यूज़ करके। इसके साथ में आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर SC STs एंड ये सोशली बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है, इनको रिजर्वेशन दिया गया है हॉस्टल में, स्कॉलरशिप में, फ़ी वेवर्स में। इसके साथ में आप देखोगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करी गई थी, तो आप बोलोगे स्टेट फंडिंग के अंदर नहीं, लेकिन कभी कभी यहाँ पे इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसके अंदर भी रिजर्वेशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कोई कोई जगह पे आप देखोगे रिजर्वेशन स्टेट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी, IIT IIM के अंदर भी आप देखोगे कहीं ना कहीं रिजर्वेशंस आपको देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, 15 सब क्लॉज 5 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। IIT IIM के अंदर भी आप देखोगे कि आपको रिजर्वेशन मिल जा रहा है, थोड़े बहुत आप देखोगे उसके अंदर बहुत जगहों पे आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है बिकॉज ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिजर्वेशन हो गया, फिर इसके साथ में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो हो रहे हैं उसके अंदर माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशन में भी उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में सिर्फ माइनॉरिटी ही अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, सिर्फ माइनॉरिटी ही वहाँ पे वो कर सकते हैं। इसके साथ में एक जो इम्पोर्टेंट आ रही है अभी, जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 आना चाहिए, आप चाहो तो ये ऐड कर लेना अपने नोट्स के अंदर। इसके अंदर आप देखोगे EWS का जो रिजर्वेशन है वो 15 सब क्लॉज 6 के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अभी देखोगे 10% EWS का रिजर्वेशन आया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो SC नहीं है, ST नहीं है, OBC नहीं है, वो 10% EWS का यूज़ कर सकते हैं। और ये किसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जनहित अभियान, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसने क्या करा, अपहेल्ड किया ये वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि EWS का कोटा कहीं ना कहीं वैलिड है। ये किसके अंडर वैलिड है, अंडर आर्टिकल, मतलब ये जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 इन्होंने ऐड किया है वो वैलिड है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है जो इसके अंदर नॉन SC ST स्टूडेंट के अंदर है, ठीक है। अब ये जितने भी हो रहे हैं, ये कोई जितने भी आप चीज़ें कर रहे हो कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, है ना, रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। अब इसके बाद में आ जाओ आर्टिकल 16 के बारे में, इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने क्या देखा, 15 में क्या देखा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप देखोगे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आपका अपॉइंटमेंट हुआ, फिर अपॉइंटमेंट में धीरे धीरे आपका होगा प्रमोशन, इसके साथ में यहाँ पे आ जाती है कंडीशन ऑफ सर्विस, कि आपको यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे
तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, आर्टिकल 16 ये कहता है। इन अपॉइंटमेंट, इन प्रमोशन, इन कंडीशंस ऑफ सर्विस। और यहाँ पे कोई भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या बात हो रही है, इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके साथ में क्या है कि नो सिटीजन, भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब में आपको देखने को मिल रही है फॉर ऑल द सिटीजन। और यहाँ पे फिर कि नो सिटीजन शैल बी ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम, या फिर इसके अलावा और भी इनमें से कुछ भी। तो अभी तक के हमने ऊपर कितने देखे थे, 5 देखे थे। यहाँ पे डिसेंट एंड रेसिडेंस भी हो गया। डिसेंट और रेसिडेंस के कारण, ठीक है, इन सब के कारण आप उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। सभी के ये बराबर आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटीज ये सब, ठीक है। इनके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये जो जितने भी आपको चीज़ें मिली है, 1 या 2, किसी के बेसिस पे भी आप नहीं डिस्क्रिमिनेशन कर सकते। फॉर एग्जांपल लेट्स से कास्ट है, ठीक है, कास्ट हो गई, तो कोई कास्ट के बेसिस पे आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया तो ये अलाउ नहीं है। कोई सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर दिया तो वो अलाउ नहीं है। ये आप देखो कि आर्टिकल 16(1) के अंदर आपको देखने को ये सब चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन आप देखोगे कि कोई कोई इसके अंदर भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जा रहे हैं। कोई कोई एक्सेप्शंस क्या देखने को मिल जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 16(3) के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि रेसिडेंस की रिक्वायरमेंट अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो प्रिस्क्राइब कर सकती है फॉर सर्टेन जॉब। रेसिडेंस रिक्वायरमेंट मतलब फॉर एग्जांपल कोई जंगल में कोई जॉब कुछ हो रहा है तो उसके लिए बोल सकते हैं कि भाई वहाँ का लोकल लोग ही रहना चाहिए, उसी को वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो वहाँ पे क्या हो गया, रेसिडेंस की उन्होंने रिक्वायरमेंट कर दी। लेकिन ये राइट किसके पास है, ये पार्लियामेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। अभी कुछ समय पहले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में आप देखोगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ के रेसिडेंस के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया था। तो लेकिन वो तो गलत है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर ही नहीं है, वो सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में पावर है। तो अगर वो ऐसा कुछ लॉ बनाया है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा कुछ क्लॉज है तो वो इनवैलिड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 16 सब क्लॉज 3, ठीक है। हिल एरिया, ट्राइबल एरिया में लोकल रिक्रूटमेंट की बातें आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ में आप देखोगे अपॉइंटमेंट के समय पे भी आप देखोगे बहुत बार अपॉइंटमेंट में बैकवर्ड क्लासेस इन सबको रिजर्वेशन मिला जाता है, ठीक है। तो रिजर्वेशन आप देखोगे जो मिल रहा है कहाँ पे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन आपको पता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मिल रहा है। ये कहाँ से मिल रहा है, 16 क्लॉज 4 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। जो भी अगर बैकवर्ड क्लास कोई इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो आप उसको क्या दे सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। इंदिरा सोनी केस के अंदर हुआ था ये, इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का अंदर केस हुआ था। तो उसके अंदर ही कहीं ना कहीं ये वैलिड आया था कि रिजर्वेशन जो है वो वैलिड है, लेकिन बट ये क्या होना चाहिए, 50% का जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए, 15% सीलिंग रूल। ऐसा ना हो कि 100 सीट में से 50 से ज़्यादा तक आप रिजर्वेशन ले लो या फिर 90 तक रिजर्वेशन ले लो, सिर्फ आप 50 तक ले सकते हो, 50 से ज़्यादा नहीं ले सकते। इसीलिए आप देखोगे रिजर्वेशन 49% तक आपको देखने को मिलता है, 51 नॉन रिजर्व आपको देखने को मिलता है। हालांकि उसके साथ में भी अब 10% EWS कहा गया, ठीक है। तो हालांकि वो वैलिड उन्होंने करा दिया था। इसके बाद में क्रीमी लेयर अप्लाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। क्रीमी लेयर भी इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है कि OBCs के अंदर क्रीमी लेयर देखने को मिलेगी। ये इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। रिजर्वेशन वैलिड है, 50% की लिमिट है और क्रीमी लेयर अंडर OBC। इसके बाद में ये सब क्लॉज 4 के अंदर हो गया। अब इसके अंदर भी और धीरे धीरे अमेंडमेंट हुआ है। ये रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट की बात हो गई, ठीक है। लेकिन अब प्रमोशन भी होता है, भाई प्रमोशन में भी वो बोलेंगे कि हमें रिजर्वेशन दो, हमें बहुत सारे की डिमांड हो सकती है कि रिजर्वेशन होना चाहिए। अब वो रिजर्वेशन की डिमांड हो रही है प्रमोशन में, ठीक है। तो बहुत जगहों पे रिजर्वेशन को प्रमोशन में भी फिर अलाउ किया गया, ठीक है।
मतलब यहाँ पे भी आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल SC STs के लिए आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा इन प्रमोशन। ठीक है, कंडीशन होनी चाहिए लेकिन कि मतलब वो कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उनका हुआ है। मतलब देर आर 3 कंडीशंस, वो 3 कंडीशंस ये है कि बैकवर्डनेस है, ठीक है, ये ग्रुप बैकवर्ड है, इसके साथ में इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रमोशन में उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन ज़्यादा जल्दी रिजर्वेशन हो जाए, वो सब क्यों मिला है, ताकि जो अभी इनएडिक्वेट रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है वो जल्दी पूरा हो जाए। इसके साथ में एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे इसका कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एफिशिएंसी के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ गया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन दे सकते हो। ये एम नागराज वाला केस आपको देखने को मिलेगा। एम नागराज, एक मिनट स्पेलिंग बता देता हूँ, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो क्या हो रहा है, प्रमोशन में भी आप इस तरीके से SC STs के लिए आप रिजर्वेशन दे सकते हो। ये क्या हो गया, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्लॉज A। इसके साथ में आर्टिकल 16 क्लॉज 4B भी आपको देखने को मिलेगा। ये कैरी फॉरवर्ड रूल की बात बोलता है कि फॉर एग्जांपल जो बैकलॉग वैकेंसी है, जैसे 10 वैकेंसीज़ की बात आई थी लेकिन सिर्फ 8 ही भरी गई, तो जो 2 बची है वो वाली जो वैकेंसी है वो भी आगे फॉरवर्ड रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो 8 वैकेंसी है इसमें से 2 सीट ST की भी थी और एक भी सीट ST की फुलफ़िल नहीं हो पाई क्योंकि ST का कोई बच्चा ही नहीं आया। तो जो 2 सीट ST की है, अगली बार मान लो वैकेंसी निकल रही है 4, उसके बाद में पुरानी, तो 2 सीट जो ST के लिए थी वो 2 सीट वाला रिजर्वेशन कैरी फॉरवर्ड होगा, है ना। कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज जो बैकलॉग है वो कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ये 50% की सीलिंग इसके अंदर नहीं आएगी। सीलिंग किसके अंदर आएगी, जो नया वैकेंसीज आई है उसके अंदर सीलिंग आएगी। जो पुराने 2 ST की सीट बाकी थी तो 2 ST की तो रहेगी ही, और अभी जो मान लो लेट से 50 नई वैकेंसी आ गई तो 50 में फिर आप 50% वाला रिजर्वेशन लगाओ और वो सब आप निकालो। लेकिन ये जो 2 सीट एक्स्ट्रा आई है वो 2 सीट कंटिन्यू रहेगी और वो ST के लिए ही वैलिड रहेगी। तो कैरी फॉरवर्ड आपको रूल देखने को मिल जाएगा, कैरी फॉरवर्ड आर्टिकल 4B के अंदर। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आप देखोगे यहाँ पे भी आपको एक्सेप्शन मिल जाता है कि रिलीजियस जो पोस्ट है वहाँ पे कहीं ना कहीं रिलीजन बेस्ड क्वालिफिकेशन आप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला हमने, रिलीजन के बेसिस पे कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है भाई, हिंदू के टेंपल में हिंदू को ही रखा जाना चाहिए, तो उस तरीके से रिलीजन बेस्ड क्वालिफिकेशन मिल जाएगी कि भाई कम से कम उन्होंने ये होना चाहिए, उनके पास में इतनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई कोई भी धर्म के, फॉर एग्जांपल इमाम के पोस्ट पे आप किसी के लिए भी वैलिड कर दो, मुस्लिम भी आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, क्रिश्चियन भी आ रहे हैं, जुडाइज्म से भी आ रहे हैं, सिखिज्म से भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं। वो रिलीजियस पोस्ट रिक्वायर रिलीजन रिलेटेड क्वालिफिकेशन, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। टेम्पल का प्रीस्ट हो गया, इमाम हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, तो आर्टिकल 14, 15, नाउ 16 में आपको देखने को मिल रहा है, हमने अलग अलग उसके सब क्लॉज भी देख लिए। रिजर्वेशन यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है आर्टिकल 16(4) के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन, प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाता है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ वैकेंसीज, कैरी फॉरवर्ड ऑफ वैकेंसीज आप देखोगे 4B के अंदर आ रहा है और प्रमोशन 4A के अंदर, 16(4)A, 16(4)B। very nicely it has been covered by us in our class। अप्लाइज ऑनली टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये सब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। पब्लिक मीन्स सरकारी कोई जॉब है उसके लिए, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट के लिए भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आर्टिकल 17 देखोगे। आर्टिकल 17 ईजी है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ऐसा कोई बड़ी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड इन ऑल फॉर्म, हर फॉर्म में अनटचेबिलिटी को यहाँ पे अबॉलिश होना है, एवरी फॉर्म में। एनफोर्सिंग अनटचेबिलिटी इज़ एन ऑफेंस, अगर कोई अनटचेबिलिटी कर रहा है तो वो ऑफेंस है। आर्टिकल 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सी कैटेगरी का पार्ट है, राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है। ये इक्वल बनाने की कोशिश हो रही है, उसके अंदर राइट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भी है कि आप छुआछूत की जो चीज़ें हैं, जो जिस तरीके से जो आपको सोसाइटी में देखने को मिलता है, उससे क्या करना है हमें, उससे हमें अबॉलिश करना है।
और ये किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होते हुए आपको मिल रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अंदर, इम्प्लीमेंटेड थ्रू प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एससी से रिलेटेड आपको एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मिल जाता है, SC ST एक्ट 1989, और दूसरा एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसके बाद में आप देखोगे आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स ये बोलता है कि जितने भी आपके टाइटल रहते थे पहले, जैसे राजाधिराज, परम भट्टरक, परम सम्माननीय, ये जो भी अलग अलग आपको ऐसे टाइटल देखने को मिल रहे हैं, इट हैज़ बीन अबॉलिश। ठीक है, टू ब्रिंग इक्वलिटी, यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है ये आर्टिकल 18, मतलब इक्वल बनाने के लिए जो टाइटल है कि चक्रवर्ती, महाराजाधिराज, राजा, नवाब, सर, ठीक है, तो ये सबको क्या करा गया यहाँ पे, ये सब जो हेरिडिटरी सब टाइटल होते हैं, इस सबको अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, स्टेट कैन नॉट कन्फर टाइटल, और जो स्टेट है, स्टेट हमने डेफिनेशन देख चुके हैं, स्टेट कुछ भी ऐसा टाइटल नहीं दे सकता है, एक्सेप्ट वो टाइटल देगा तो मिलिट्री टाइटल दे सकता है, परमवीर चक्र हो गया या फिर कुछ एडमिरल हो गया, कर्नल हो गया, वो टाइटल आपको दे सकता है, लेकिन नॉर्मल टाइटल नहीं कि स्टेट ने बोल दिया कि दिस इज़ महाराजा जी राज, दिस इज़ परम भट्टरक, परम सम्माननीय, ऐसा कुछ भी स्टेट टाइटल नहीं दे सकता है। एकेडमिक टाइटल मिल सकता है। एकेडमिक टाइटल फॉर एग्जांपल जैसे कोई गवर्नमेंट की बॉडी हो गई, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गई, वो आपको डॉक्टर की उपाधि दे रही है, या फिर कुछ आपने एकेडमिक टाइटल और भी कुछ दे दिया इस तरीके से, भारत रत्न हो गया, ये सब जो है इट हैज़ नॉट बीन प्रोहिबिटेड, ये ऑनर है। ठीक है, ये जो ऑनर चीज़ें है इट इज़ नॉट इक्वल टू टाइटल, तो स्टेट कोई टाइटल नहीं दे सकता। ये सब आपको जो मिलिट्री टाइटल, एकेडमिक टाइटल, भारत रत्न, आपको ये क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर अलाउ आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ में पद्म अवार्ड भी कहीं ना कहीं टाइटल नहीं है, पद्म अवार्ड टाइटल नहीं है, दे आर ऑनर। भारत रत्न हो गया है, पद्म अवार्ड भी यहाँ पे लिख लीजिए कि आपको किसी को पद्मश्री लिख रहा है, मिला है, वो अपने नाम के आगे लिखा जाता है पद्मश्री। डॉक्टर बाबा साहेब के नाम के आगे लिखा जाता है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो वो क्या मिल रहा है, वो टाइटल नहीं है, इट इज़ एन ऑनर। ठीक है, ऑनर है वो। और अगर जो मिलिट्री टाइटल आपको जो देखने को मिल जाती है, जनरल, एडमिरल, वो अलाउ है, प्रोफेसर, डॉक्टर, PhD, ये सब जो एकेडमिक टाइटल है वो भी अलाउड है। इसके साथ में अगर बात करें तो फॉरेन टाइटल रेस्ट्रिक्टेड है फॉर सिटीजन, आप कोई भी फॉरेन टाइटल नहीं ले सकते हो। फॉरेन टाइटल में जैसे सर की उपाधि दी जाती है फ्रॉम द यूके में सर की उपाधि, जैसे सर, तो वो सर जो है फॉरेन टाइटल आप नहीं ले सकते हो। आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2 के अंदर ये इनवैलिड करा दिया गया है। ठीक है, इसके साथ में आपको आर्टिकल 18 सब क्लॉज 3 के अंदर एक और चीज़ मिल जाएगी कि नो पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, शैल होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम आगे देखेंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट, ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट कोई भी नॉन सिटीजन नहीं ले सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। और इसके साथ में अगर कोई टाइटल उसे बाहर से मिल रहा है तो वो टाइटल भी वो नहीं लेगा, क्योंकि वो बाहर इंडिया का तो नहीं है, वो बाहर का है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली पोजीशन पे है, लेकिन अगर उसे कोई टाइटल मिल रहा है तो वो प्रेसिडेंट की असेंट होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की कंसेंट वहाँ पे होनी चाहिए। सब क्लॉज 4 के अंदर आप देखिए, आर्टिकल सब क्लॉज 4 के अंदर यहाँ पे क्या मिला है, ऐसा कोई भी पर्सन, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नॉन सिटीजन की बात हो रही थी, अब यहाँ पे हो गया कोई भी ऐसा पर्सन जो होल्ड कर रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, या फिर ऑफिस ऑफ ट्रस्ट होल्ड कर रहा है, तो वो बाहर के नेशन से, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लेट से कोई कैग वाली पोजीशन हो गई, या फिर कोई मिनिस्टर वाली पोजीशन हो गई, ठीक है, मिनिस्टर की पोजीशन हो गई, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, वो ट्रस्ट की पोजीशन है, तो वो बाहर की कंट्री से कोई प्रेजेंट
कुछ एमोल्यूमेंट कुछ वहाँ से नहीं ले सकता है, ऑफ़र वगैरह कुछ आ रहे हैं तो वो नहीं ले सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट द हमारा जो आर्टिकल 18 है उसके अगेंस्ट में हो जाएगा। ठीक है, फॉरेन नेशन से कुछ भी इस तरीके की जो एडिशनल आपको प्रेजेंट इमोल्यूमेंट मिल रहे हैं वो आपको नहीं लेना है, या फिर वो नहीं ले सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद में आपको ये 2-3 चीज़ें जो याद रखनी चाहिए, इक्वलिटी इज़ नॉट सेमनेस, इट इज़ फेयरनेस। इक्वलिटी इज़ नॉट सेमनेस, ये फेयरनेस की बात है। हमने क्या देखा था, इक्वलिटी इक्वल टू फेयरनेस प्लस अनआर्बिट्ररी नॉन आर्बिट्ररीनेस। ठीक है, ठीक है, आपसे चलो एक बार 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ और फिर एंड करते हैं। आर्टिकल 19 से हम राइट टू फ्रीडम से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। डिटेल में इसलिए करा रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, पद्म अवार्ड आपको मिल रहे हैं, क्या वो टाइटल है? बताइए, पद्म अवार्ड आर टाइटल, बोलिए। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है दे आर स्टेट ऑनर नॉट टाइटल, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। पद्म अवार्ड इज़ नॉट टाइटल, इट इज़ ऑनर, स्टेट ऑनर। ठीक है, मिलिट्री रैंक के अंदर मिलिट्री टाइटल अलाउड है, तो हाँ अलाउड है। और फॉरेन अगर आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है तो वो प्रेसिडेंट की असेंट से लेना है, बिल्कुल प्रेसिडेंट की वहाँ पे असेंट होनी चाहिए, अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली पोजीशन पे हो तो। और क्या आप नॉर्मल सिटीजन हो तो क्या आप फॉरेन टाइटल ले सकते हो? सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन, क्या आप फॉरेन टाइटल ले सकते हो? जैसे सर की उपाधि मिल जाती है जो यूके गवर्नमेंट देती है, बताओ, नहीं ले सकते हो। कोई भी टाइटल अलाउ नहीं है, एब्सोल्यूट बैन है यहाँ पे, देखो एब्सोल्यूट बार। फॉरेन टाइटल रेस्ट्रिक्टेड फॉर सिटीजन, सिटीजन तो ले ही नहीं सकते हैं। आप यहाँ के हो लेकिन आप टाइटल बाहर का लेके आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो इक्वलिटी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ के हो आप, कुछ कई का उपाधि लेके आ गए, परम भट्टरक, या फिर कुछ एकदम महाराजाधिराज, या फिर कुछ सुलेमानी, दीन इलाही, ऐसा कुछ ले लिया आपने, सॉरी जस्ट आपको टाइटल के इस तरीके से बता रहा हूँ। तो अगर कुछ आपने बहुत ही प्रोमिनेंट कोई फॉरेन टाइटल आपको मिल जा रहा है तो भाई वो अलाउ ही नहीं है, एब्सोल्यूट बार है उसके ऊपर, डायरेक्ट मना किया गया है उसके बारे में, आप ले ही नहीं सकते हो वो, क्योंकि वो अगेंस्ट द इक्वलिटी प्रिंसिपल आपका चला जाएगा। तो दीज आर द आर्टिकल 18 कवर हो चुका है। 17 अनटचेबिलिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ 15 के अंदर आया है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर बर्थ, बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके साथ में आर्टिकल 13 डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एक्लिप्स। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन, PSU वगैरह भी आ रहे हैं। अजय हसिया, अजय हंस रहा है, अजय हसिया, अजय हसिया 2-3 बार करो, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अजय हसिया केस, अजय हसिया, अजय हसिया वाला केस आपको देखने को मिल रहा है। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स जो हमने करे हैं आज के सेशन में। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो, और अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को और रोबस्ट बनाना है तो आ जाइए। आई एम कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जोग्राफी and environment and science and tech from the perspective of UPSC CSE 2026। ठीक है, आपको कोर एलिमेंट देखने को मिलेगा पढ़ाई में, एकदम स्टिक टू द पॉइंट, बेस्ड ऑन द PYQs आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा कंटेंट रहेगा, आप PDF देख सकते हो, क्वालिटी PDF आपको देखने को मिल रही है। ये PDF अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको दूसरी जगह फिर रिफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये PDF कहीं ना कहीं आपको और कंप्रेस उसका देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमी, हिस्ट्री, जोग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक अगर आप देखोगे तो इनमें से अराउंड 90+ क्वेश्चंस लास्ट 2025 के पेपर में आए थे। अगर आपको नहीं भरोसा है तो एक बार वापस से मेरा वीडियो देखिए। दूसरे वीडियोस के अंदर एक वीडियो बनाया मैंने जिसके अंदर 90+ 2025 के जो क्वेश्चन है दे आर फ्रॉम दिस 6 कोर सब्जेक्ट्स, और जो बाकी के 10 है वो तो रैंडम क्वेश्चन थे, करंट अफेयर या फिर कोई स्पोर्ट्स वगैरह बेस। ठीक है, तो वो दे आर वेरी डिफ़िकल्ट, वो कहाँ से करेंगे वो सब चीज़ें, कहीं ना कहीं वो रैंडम चीज़ें हैं। लेकिन हमारे पास में जो हमारे हाथ में है, दीज आर द 6 कोर सब्जेक्ट्स, वो अभी हमें करना है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है।
ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, माइंड्स ऑफ यूपीएससी, और उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको अपडेट रेगुलरली मिलते जाएगी, और इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन को आप और रोबस्ट बना सकते हो। ठीक है, इसके साथ में ये कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस आपको देखने को मिल जा रही है। 6000 का कोर्स है, 1000 फॉर ईच सब्जेक्ट, लेकिन 50% ऑफ 3000 के अंदर आपको ये मिल जा रहा है। सब 500 रुपये में एक सब्जेक्ट, 500 रुपये में आपको जनरली तो कोई नोट्स भी नहीं मिलते, यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। आई हैव माई सेल्फ रिटर्न 6 यूपीएससी सीएसई मेंस, तो अभी 2025 वाली भी लिखी है, 24 वाली, 23, तो कहीं ना कहीं आई एम इन द प्रोसेस। तो मुझे पता है किस तरीके से प्रीलिम्स के अंदर कौन सी जगह पे फोकस दिया जाना चाहिए। ठीक है, बाकी आप वीडियो देखो, क्वालिटी लग रही है तो बिल्कुल ज्वाइन करो। ठीक है, मार्च तक के विल ट्राई टू फिनिश आवर सिलेबस। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।